हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के मास्टर जोनसी ने होली सिटी के लॉर्ड को एसेटजू को मारने का आदेश दे दिया था, जबकि एसेटजू भी मरमेड टाइड डोमेन को अपने टैलेंट सेट में शामिल करने के बाद होली सिटी की तरफ ही रवाना हो चुके थे, क्योंकि जियांग की न्यूज के मुताबिक एसेटजू को होली सिटी के अंदर एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ पता चल सकता था। इसलिए एसेटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ होली सिटी के अंदर ही पहुंच चुके थे, जिसे कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिटी माना जाता था। खैर, एसेटजू ने तो वहाँ पे आते साथ ही अपने सभी डिसेबल्स को चारों तरफ फैला दिया था, जबकि वो खुद आगे बढ़ते हुए यंजन सेक्ट में आ पहुंचे थे, जो कि नए लोगों को अपने डिसेबल्स के तौर पर भर्ती कर रहा था, जो देखकर एसेटजू भी यंजन क्लैन के अंदर चले गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यंजन क्लैन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंजन क्लैन के हिस्सा बनने के लिए काफी सारे कल्टीवेटर्स आ चुके थे, और यंजन क्लैन के एक एल्डर वहाँ पे उन सभी में इमॉर्टल पिल्स को बांटते हुए कह रहा था, अभी तो ये इमॉर्टल पिल्स तुम लोगों को थोड़ी ही तादाद में दी जा रही है, लेकिन अगर एक बार तुम लोग यंजन क्लैन का हिस्सा बन गए तो तुम सभी लोगों को अनलिमिटेड इमॉर्टल पिल्स दी जाएंगी, जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम लोग एक ही झटके के साथ अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे एक एक करके सभी डिसेबल्स के बीच में वो इमॉर्टल पिल्स वाली थैली बांटते जा रहा था, जो देखकर एक डिसेबल जो कि वहाँ पे अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से वहाँ पे उस थैली को ओपन करते हुए उसमें से एक पिल को बाहर निकालकर उसे जल्दी से वहाँ पे खा लेता है, बिना उस पिल के बारे में कुछ भी जाने। ऊपर से यंजन क्लैन का वो एल्डर भी वहाँ पे उनको हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, ये पिल्स तुम सभी लोगों को तुम्हारी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी के पीक पे ले जा सकती हैं। उस एल्डर की ये बात कहीं न कहीं सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे वो डिसेबल वहाँ पे उस पिल को खाता है तो एक ही झटके के साथ वहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू हो गया था, जो देखकर तो उस डिसेबल की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे खुश होकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए खुद से ही कहता है, ये पिल तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक ही झटके में मुझे ब्रेक थ्रू करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे इन सारी पिल्स को एक साथ खा लेता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और ये कहकर बेचारे उस डिसेबल ने वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे पावर की लालच में आकर एक ही बार में उन सारी की सारी पिल्स को खा लिया था। हालांकि ये सब देखकर एक डिसेबल उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम एक साथ इतनी ज्यादा पिल्स को क्यों खा रहे हो, इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक साथ इन सारी पिल्स को खाने की वजह से अभी के अभी यहाँ पे तुम्हारी मौत भी हो जाए। अब अपने साथी डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम शायद हमारी रियल एबिलिटीज के बारे में भूल चुके हो, और क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी हम लोग होली सिटी के अंदर मौजूद है, जहाँ पे अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द खुद को पावरफुल नहीं बनाया तो ये होली सिटी बहुत ही जल्द हम सभी की जान ले लेगी। यानी कि अभी मरूं या बाद में मरना तो तय है, इसलिए क्यों न मैं खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करूं। मैं जानता हूं इसमें भी बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन कम से कम इसमें बाद में मुझे ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं तो कहता हूं कि अभी तुम लोगों के पास भी खुद को बचाने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए तुम सभी में मेरी तरह एक साथ इन सभी पिल्स को खा लो। वहीं अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपने साथियों से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि हर गुजरते पल के साथ वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, देखो मैं एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी पावर को महसूस करते हुए जोर जोर से हंसने लगा था, जबकि ये सब देखकर वो एल्डर जिसका नाम शिनसू था वो वहाँ पे समझ चुका था कि अब आगे इस कल्टीवेटर के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर उसे ही देखे जा रहा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए इमॉर्टैलिटी को भी अचीव कर चुका था, जो देखकर तो वहाँ पे बेचारे उस कल्टीवेटर की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जोर जोर से हंसते हुए सभी से कहने लगा था, तुम सभी लोग बस मेरा मुंह देखते रहो, देखो मैंने कितना जल्दी इमॉर्टैलिटी को अचीव कर लिया। लेकिन इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पे अलग अलग जगह से फटना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो उसके दोनों बाजू वहाँ पे फटते हैं, और उसके बाद वहाँ पे उसके सीने से भी काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि उसकी बॉडी को चीरते हुए सीधा वहाँ पे बाहर आ जाती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ बेचारे उस कल्टीवेटर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर यंजन क्लैन के एक दूसरे डिसेबल वहाँ पे आकर उस कल्टीवेटर की बॉडी को वहाँ से ले जाने लगा था, जो देखकर उसका साथी वहाँ पे एक पिल को खाते हुए बाकी सभी लोगों से कहता है, मैंने तुझे यहाँ पे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, अब उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसमें उसकी अपनी गलती है। वैसे भी जब किस्मत खराब हो तब ऐसा ही होता है। जबकि एल्डर शिनसू तो अभी तक भी वहाँ पे उन सभी को कोल्ड लुक से देखे जा रहा था, जैसे उसे वहाँ पे उन सबसे कोई भी मतलब ना हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि यंजन क्लैन के एक डिसेबल वहाँ पे एल्डर शिनसू को बुलाते हुए कहता है, बिग ब्रदर कुछ और लोग भी आए हैं जो कि हमारी यंजन क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और उसके ऐसा कहते ही वहाँ पे एसेटजू, निंगजू और बर्निंग क्रो की एंट्री होती है, जिन्हें वहाँ पे वो डिसेबल बहुत ही गौर से देख रहा था, जो कि वहाँ पे इस पहले वाले कल्टीवेटर की बॉडी को ले जा रहा था। और जब उसकी नजर वहाँ पे एसेटजू के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे एसेटजू को पहचानते हुए खुद से ही कहता है, तो यही है वो जू यंग जिसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे मिलिट्री एडवाइजर ने यहाँ पे भेजा था। और ये कहकर वो कल्टीवेटर जल्दी से वहाँ पे छुपते हुए एसेटजू के ऊपर नजर रखने लगा था, जबकि एल्डर शिनसू वहाँ पे एसेटजू को गौर से देखते हुए उनसे कहता है, तुम लोग तो ऑलरेडी किसी रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट्स लग रहे हो, जिसके चलते तुम्हारे पास पैसों की भी कोई
कमी नहीं होगी। तो इस सब के बावजूद भी तुम हमारी यंजिन क्लैन को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरे ख्याल से तो तुम्हें हमारे क्लैन को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब शिनसू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नेक्रो उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, किसने कहा कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारे पैसों और तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हम लोग तो बस यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे तुम्हारे क्लैन की पावर को देख सकें। अब बर्नेक्रो की ये बात सुनकर तो शिनसू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने उस डिसेबल से कहता है, इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक आओ। लेकिन इससे आगे वो एल्डर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि निंगयू ने वहाँ पे अपने पास से एक मरमेड स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जो कि वहाँ पे अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ग्लो कर रहा था, जिसे देखकर ही शिनसू के मन में लालच जाग उठा था और वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे आंखें फाड़े बहुत ही गौर से उस स्पिरिचुअल स्टोन को देखने लगा था, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे उस मरमेड स्पिरिचुअल स्टोन को उसी एल्डर की तरफ ही फेंक देती है, जिसे शिनसू ने भी वहाँ पे कुत्ते की तरह लपकते हुए जल्दी से पकड़ लिया था और अपने उस डिसेबल के साथ मिलकर वहाँ पे स्टोन को देखते हुए कहने लगा था, ये स्पिरिचुअल स्टोन तो हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा खास दिखाई दे रहा है। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे अपने डिसेबल को डांटते हुए कहता है, तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये लोग हमारी यंजिन क्लैन के खास मेहमान है, इन्हें जाकर हमारे क्लैन की एकेडमी दिखाओ। अब अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल भी वहाँ पे एसेटजू और सभी को लेकर अपने क्लैन की एकेडमी के अंदर आ गया था, जहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर का वो जासूस है अभी तक भी वहाँ पे एसेटजू के ऊपर नजर रखे हुए था, जिस बात का एहसास तो वहाँ पे एसेटजू को पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं वो डिसेबल एसेटजू और बाकी सभी को उनका रूम दिखाते हुए कहता है, ऐसे सभी लोग यहाँ पे रहेंगे और क्योंकि आप पहले शिनसू के खास मेहमान हैं तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे उसके बारे में बता देना। और हाँ, ये है हमारे क्लैन की इमॉर्टल कल्टीवेशन पिल्स, इन्हें तुम तीनों आपस में बांट लेना। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ पे पिल्स की भरी हुई एक थैली को सीधा वहाँ पे निंगयू की तरफ फेंक देता है, जिन्हें देने के बाद वो वहाँ पे उन तीनों से कहता है, अगर तुम लोगों ने मिलकर यहाँ पे इन सारी पिल्स को ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद तुम लोग जितनी कहोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा तादाद में ये पिल्स दी जाएंगी, यानी कि तुम लोग यहाँ पे जितनी पिल्स को खाना चाहते हो खा सकते हो। और ऊपर से ये कोई मामूली पिल्स नहीं है, हर एक पिल को खाने के बाद तुम उसी समय ब्रेक थ्रू कर जाओगे, क्योंकि ये हमारे यंजिन क्लैन की खास पिल्स हैं, जो कि हमारे क्लैन को बाकी से ज्यादा खास बनाती हैं। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ पे एसेटजू को मुखातिब करते हुए कहता है, तुम्हें तो एक साथ यहाँ पे काफी सारी पिल्स को खाना चाहिए, क्योंकि तुम तो अभी तक भी की रिफाइनिंग स्टेज पे अटके हुए हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक साथ काफी सारी पिल्स को खा लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पक्का ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अब उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगयू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यंजिन क्लैन की ये पिल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसपे वो डिसेबल वहाँ पे एक तंजीर स्माइल करते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कल्टीवेटर्स जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उन्हें भी हमारे यंजिन क्लैन अपने क्लैन में शामिल कर लेता है, और जैसे ही वो गरीब और कमजोर डिसेबल से हमारे यंजिन क्लैन की इन स्पेशल पिल्स को खाते हैं तो एक ही झटके के साथ उनकी ताकत दुगनी हो जाती है और वो लोग ड्रैग की रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू करते हुए फाउंडेशन रियाला में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। इसलिए पूरी होली सिटी के अंदर हमारे यंजिन क्लैन की ये पिल्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नेक्रो भी वहाँ पे उन पिल्स को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे भी अब धीरे धीरे इन पिल्स में इंटरेस्ट आने लगा है, चलो तुम्हारे कहने पर मैं एक पिल को ट्राई करके देख ही लेता हूँ। और ये कहकर तो बर्नेक्रो ने सीधा वहाँ पे अपना मुंह उस थैली के अंदर ही डाल दिया था और वो वहाँ पे एक नहीं बल्कि एक साथ काफी सारी पिल्स को खा लेता है, जो कि जैसे वहाँ पे बर्नेक्रो की बॉडी के अंदर जाती है तो बर्नेक्रो के कानों के साथ साथ उसकी पूंछ भी वहाँ पे खड़ी हो गई थी और वो वहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी डीमन किंग वाली फॉर्म में आ गया था, जहाँ बर्नेक्रो की डीमन किंग वाली फॉर्म को देखकर तो बेचारा वो डिसेबल डर के मारे वहाँ पे लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरा था। वहीं बर्नेक्रो के गुस्से का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, वो गुस्से से वहाँ पे चलाकर उस डिसेबल को गाली देते हुए कहता है, कमीनी इंसान, ये तुमने मुझे आखिर किस तरह की पिल खिला दी जिससे मेरा लाइफ साइकिल एक ही झटके में इतना ज्यादा कम हो गया? वो तो इसका मतलब है कि तुम लाइफ स्पैन का यूज करते हुए लोगों की कल्टीवेशन को बढ़ाते हो। कमीने इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के लाखों साल बेकार चले गए, इसकी सजा में अब तुम्हें भी यहाँ पे अपनी जान गंवानी होगी। और ये कहकर बर्नेक्रो ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बेचारा वो डिसेबल भी अपनी जान बचाते हुए बहुत तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा था। असल में यंजिन क्लैन ने लाइफ स्पैन वाली पिल्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते एक ही झटके के साथ कोई भी कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता था, लेकिन उस पिल को खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को तो बढ़ा लेता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जिंदगी के काफी सारे सालों की भी कुर्बानी देनी पड़ती थी। वहीं बर्नेक्रो के उस खतरनाक अटैक को देखकर वो डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बर्नेक्रो का अटैक सीधा जाकर उसे वहाँ पेट कर गया था, जो कि जैसे वहाँ पे उस डिसेबल को लगता है तो एक ही झटके के साथ वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जबकि बर्नेक्रो के उस खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि पूरा यंजिन क्लैन भी वहाँ पे जलने लगा था। और इसी बीच वो डिसेबल जो कि वहाँ पे चुपके से एसेटजू के ऊपर नजर रख रहा था, वो भी वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए सामने आ गया था, जिसे देखकर एसेटजू वहाँ पे कोल टून में निंगयू से कहते हैं, यहाँ पे एक मच्छर छुपकर हमारे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, जाओ जाकर खत्म कर दो उसे। अब एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस
कल्टीवेटर की नजर भी वहाँ पे एसेट अज़ूयान के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसका भांडा वहाँ पे फूट चुका है। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी सोड को बाहर निकाल कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर इंजेक्ट करते हुए वहाँ पे एसेट अज़ूयान के ऊपर डायरेक्टली हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। हालांकि उसका ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एसेट अज़ू अपनी जगह से वहाँ पे जरा से भी नहीं हिलते, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो अटैक एसेट अज़ू को वहाँ पे छू तक भी नहीं पाता, जिसके चलते उसका वो खतरनाक अटैक सीधे नीचे जमीन के साथ टकरा गया था और जमीन के अंदर वहाँ पे काफी बड़ा होल बन गया था, जो देखकर तो बेचारे उस कल्टीवेटर की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि उसने तो वहाँ पे एसेट अज़ू के ऊपर बिल्कुल सही निशाना लगाया था। पर अभी वहाँ पे ये सब सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपना समय बर्बाद किए बगैर दोबारा अपनी सोड लेकर वहाँ पे एसेट अज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इस बार तो बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे एसेट अज़ू के पास तक भी नहीं आ पाता, क्योंकि उससे पहले ही हम देखते हैं कि एसेट अज़ू के डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा ने वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर जकड़ लिया था, जिसके चलते बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं खुद को हिला क्यों नहीं पा रहा। तभी बन्नेकुरो वहाँ पे उसके पास आकर उसकी हिम्मत की दाद देते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि मैं काफी समय के बाद देख रहा हूँ कि किसी ने इस तरह से मेरे बॉस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की हो। वहीं बन्नेकुरो की इस बात को निंग्यू वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन अब इसकी सारी की सारी हिम्मतें यहीं पे खत्म होने वाली है। और ये कहकर निंग्यू ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को समन करते हुए उसे सीधे वहाँ पे उस कल्टीवेटर के मुंह में ही घुसा दिया था, जिसके चलते उस कल्टीवेटर को वहाँ पे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद निंग्यू वहाँ पे अपनी डेडली फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी बॉडी के अंदर अपने स्पिरिचुअल फ्लावर्स को डालना शुरू कर देती है, जिसके चलते तो अब उस कल्टीवेटर को वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी के अंदर पेन होने लगा था और इसी दर्द के मारे वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जिसके चलते एडेशिंसु भी वहाँ पे आ गया था, जो कि वहाँ पे ये खतरनाक नजारा देख कर एसेट अज़ू को धमकी देते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को अपना मेहमान बनाकर यहाँ पे भेजा था और तुम लोग यहाँ पे मेरे ही क्लैन में आकर ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही डिसेबल के साथ ये सब करने की। पर इससे आगे एडेशिंसु वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि निंग्यू वहाँ पे अपने डेडली फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर की बॉडी को वहाँ पे बीच में से ही फाड़ देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था और उसके खून के छींटे वहाँ पे चारों तरफ फैल गए थे, जो देखकर एसेट अज़ू वहाँ पे पीछे पलटते हुए कोल्ड टून में एडेशिंसु से कहते हैं, तो क्या कह रहे थे तुम, मैंने यहाँ पे आकर क्या करने की हिम्मत की है, दोबारा बताना जरा, मुझे समझ नहीं आई थी। जबकि अपने डिसेबल की ऐसी भयानक मौत देखकर तो एडेशिंसु भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था और उसका सारा का सारा गुस्सा वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो गया था। उल्टा वो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसेट अज़ू को ग्रीट करके कहता है, मैं तो कह रहा था कि आपने यहाँ पे आकर कमाल ही कर दिया, ये गद्दार कहीं का चुपके से यहाँ पे आपके ऊपर नजर रख रहा था, अच्छा वो आपने हमारे लिए इस गद्दार को खत्म कर दिया, वरना अभी से मैं खुद ही खत्म करने वाला था, लेकिन आपने ये कमाल का कारनामा करके हमारी अनजिन क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आकर जियान युआन केव के अंदर प्रैक्टिस करें, जहाँ पे प्रैक्टिस करके आप अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एडेशिंसु की ये बात सुनकर एसेट अज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, जियान युआन केव ये कौन सी जगह है, जिस पे एडेशिंसु वहाँ पे स्माइल करके एसेट अज़ू को जवाब देते हुए कहता है कि ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पे जाने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, इवन आज तक जो कोई भी उस केव के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए गया है वो 7th रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही वहाँ से वापस लौटा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह कितनी ज्यादा खास है। एडेशिंसु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट अज़ू भी वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग है। खैर उसके बाद सीन चेंज होते रहे, हमें होली सिटी के टॉर्चर चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर लिंग हू ने एक कल्टीवेशन मास्टर को पकड़ रखा था और उसे वहाँ पे टॉर्चर करते हुए काफी बुरी सजा दे रहा था। इवन लिंगू उसे वहाँ पे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर चुका था कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान आ चुके थे, लेकिन उसका मन अभी तक भी वहाँ पे नहीं पड़ा था, इसलिए वो वहाँ पे एक बड़े से कढ़ा को जलाते हुए उस बेचारे कल्टीवेटर को सीधा वहाँ पे उस कढ़ाई के अंदर ही डाल देता है और वहाँ पे धीरे धीरे उस कढ़ाई की आग को भी बढ़ाने लगा था, जो देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, मिलिट्री एडवाइजर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा से सिटी लॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा वफादार रहा हूँ और मुझसे जो भी गलती हुई है वो भी अनजाने में ही हुई है। और उस कल्टीवेटर के ऐसा कहती वो कढ़ा का पानी इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि बेचारे उस कल्टीवेटर के लिए अब वहाँ पे उस कढ़ा के अंदर रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे किसी तरह से छटपटाते हुए जंप करके उस कढ़ाई से बाहर आ गया था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे बाहर आके गिरता है तो उस कढ़ाई के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल चेंज निकल कर बाहर आती है, जो कि उस कल्टीवेटर को अपने अंदर जगड़ कर दोबारा वहाँ पे उस गर्म कढ़ाई के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे धीरे धीरे बॉयल होने लगा था और जितना ज्यादा वो कल्टीवेटर वहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लिंगू को वहाँ पे उतना ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, यानी कि वो एक साइको था जो कि दूसरों के दर्द को देखकर खुश होता था। अब ये देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर दर्द के मारे अपनी गलती को मानते हुए मिलिट्री एडवाइजर से कहता है, मिलिट्री एडवाइजर लिंगू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उस दिन मैंने उस मेडिसिन को वाटर समझ के पी लिया था, अगर मुझे पता होता कि वो सिटी लॉर्ड की खास मेडिसिन है तो मैं उसके पास भी ना जाता, पर यकीन कीजिए मैंने उस मेडिसिन को चुराया नहीं था, वो सब जो कुछ भी हुआ था वो सब बस अनजाने में हुआ था और
आपको तो पता ही है कि बीते इतने सालों में मैं सिटी लॉर्ड के साथ कितना ज्यादा वफादार रहा हूँ, तो फिर भला मैं सिटी लॉर्ड के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता था। उस कल्टीवेटर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिंग हू वहाँ पे कमीनी स्माइल करके उसे वहाँ पे सर से पकड़ते हुए कॉल टोन में कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ पे सच बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे सच जानना ही नहीं चाहता। और ये कहकर लिंग हू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस एनर्जी को सीधे वहाँ पे उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर डालने लगा था, जिसके चलते लिंग हू को वहाँ पे एक ही झटके के साथ पता चल गया था कि वो मेडिसिन अभी तक भी वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। जो देखकर लिंग हू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है, और तो तुमने उस मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर छुपा रखा है, अब उस मेडिसिन को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी जान लेनी होगी। और ये कहकर तो लिंग हू ने वहाँ पे उस कढ़ाई के अंदर ही बेचारे उस कल्टीवेटर की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जहाँ जैसे जैसे उसकी बॉडी रिफाइन हो रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि उस कढ़ाई के अंदर मौजूद पानी का कलर भी वहाँ पे चेंज होने लगा था। जो देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे दर्द के मारे रहम की भीख मांगते हुए लिंग हू से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मदद नहीं चाहता। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक हम देखते हैं कि उस गर्म कढ़ाई के अंदर उसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी थी, जिसकी रिफाइन होते ही हम देखते हैं कि वो मेडिसिन की शीशी भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लिंग हू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उसे अपने फांसी रख लेता है। और इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है लिंग हू के एक सोल्जर की, जो कि उस कल्टीवेटर की ऐसी भयानक मौत देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। इवन डर के मारे बेचारा वो सोल्जर चुपचाप वहाँ से पीछे हटने लगा था, पर लिंग हू को ऑलरेडी वहाँ पे उसको महसूस हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से अपने सोल्जर से कहता है, अगर तुम यहाँ पे कुछ कहने के लिए आए थे तो चुपचाप बको और दफा हो जाओ यहाँ से। लिंग हू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो सोल्जर जल्दी से वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहता है, मिलिट्री एडवाइजर प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा अभी आप थोड़े बिजी हैं। असल में मैं आपको बताना चाहता था कि जू यंग हमारी होली सिटी के अंदर आ चुका है और फिलहाल के लिए वो यंगसिन क्लैन के अंदर मौजूद है। अब अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग हू वहाँ पे एक तंजीर स्माइल करते हुए कहता है, वो रॉक हार्ट से बना हुआ क्लैन है, मुझे तो पहले से ही पता था कि जू यंग की बस इतनी ही औकात है। सिटी रोड खामखाई उसको इतना ज्यादा सीरियस ले रहे थे। जबकि वो सोल्जर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिंग हू को बताता है, लेकिन हमने जिस पर्सन को वहाँ पे उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था वो जू यंग को मारने में नाकाम हो गया है और उल्टा जू यंग ने उसे ही मार दिया। उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से लिंग हू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने सोल्जर को वहाँ पे गले से जकड़ लिया था। जो देखकर वो सोल्जर वहाँ पे उसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मिलिट्री एडवाइजर मुझे माफ कर दीजिए, और मैंने किया क्या है मुझे ये तो बताइए, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे साथ यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। पर इससे आगे बेचारा वो सोल्जर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। लिंग हू ने उसे भी उठाकर वहाँ पे इस गर्म कढ़ाई के अंदर डाल दिया था, जिसके चलते उस सोल्जर का खेल भी वहाँ पे खत्म हो गया था। इसी बीच वहाँ पे लिंग हू का एक खास सोल्जर आता है जो कि मिलिट्री एडवाइजर को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, मिलिट्री एडवाइजर अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं जू यंग को यंगसिन क्लैन से बाहर निकालकर अभी के अभी यहाँ पे ला सकता हूँ। लेकिन लिंग हू वहाँ पे कम्युनिस्ट स्माइल करते हुए अपने उस सोल्जर से कहता है, नहीं अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी उसे यंगसिन क्लैन में ही रहने दो, बहुत जल्द वहाँ पे उसका मुकाबला यंगजोंग के साथ होगा, जिसके बाद तो उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। वैसे भी यंगजोंग मेरा दुश्मन है और अच्छा ही होगा अगर जू यंग ने उसे खत्म कर दिया तो, और अगर वो जू यंग को खत्म कर देता है तो ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें होली सिटी के अरीना के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होली सिटी के सभी लोग भागकर अरीना की तरफ ही जा रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच में हम मिस्चू और हाउजियान को भी देखते हैं, जहाँ मिस्चू होली सिटी के लोगों को देखते हुए कहती है, ये होली सिटी के लोग तो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, इनके पास तो लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मुझे तो लगता है कि होली सिटी के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला और यहाँ पे आना हमारा बेकार ही जाएगा। पर अभी मिस्चू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने बने हुए अरीना के ऊपर जाती है, जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे और चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने अपने कंटेस्टेंट के ऊपर पैसा लगा रहे थे। अब ये देखकर मिचू भी जल्दी से वहाँ पे हाउजियन को लेकर वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ जैसे ही वो अरीना के पास पहुंचती है तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया जाता है कि बहुत जल्द इस अरीना के अंदर बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है, जिसके अंदर आपका फेवरेट जायंट लिजर्ड भी लड़ने वाला है, जो कि लगातार पिछली 35 फाइट्स को जीतते हुए आ रहा है। अभी तक पूरे होली सिटी के अंदर उसे कोई भी नहीं हरा पाया, जिसके चलते अब तो लोगों से चैलेंज करने से भी डर रहे हैं। लेकिन फिर भी होली सिटी के अंदर आने वाली एक नई लड़की ने उसे चैलेंज कर दिया, जिसका नाम है चाओ फेंगे। अब चाओ फेंग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मिचू भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, जबकि अरीना के बाहर उस फाइट के ऊपर सट्टा भी लग रहा था, जहाँ पे एक पर्सन उस फाइट के ऊपर जुआ लगाते हुए कहता है, आओ और पैसा जीतो, आप यहाँ पे आकर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के ऊपर पैसा लगा कर काफी ज्यादा पैसे जीत सकते हैं। अब उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी सट्टेबाजों ने वहाँ पे उस जायंट लिजर्ड के ऊपर ही पैसे लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके मुताबिक चाओ फेंग एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़की थी, जो कि जायंट लिजर्ड के एक ही अटैक में हार जाने वाली थी। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे चाओ फेंग का मजाक उड़ाते हुए अपने सारे के सारे पैसे
जायंट लिजर्ड के ऊपर ही लगा देते हैं, जबकि मिस चू अकेली वहाँ पे आकर अपने सारे पैसे चाओ फेंग की जीत के ऊपर लगा देती है। अब मिस चू को अकेले ही वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर इतने ज्यादा पैसे लगाते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मार्शल अरीना के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे और उस जायंट लिजर्ड से लड़ने के लिए चाओ फेंग ऑलरेडी बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे जायंट लिजर्ड को भी साथ कर दिया गया था, जो कि आते साथ ही वहाँ पे बहुत ही गुस्से से सीधा चाओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर ऑडियंस के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी वहाँ पे जायंट लिजर्ड को सपोर्ट करते हुए कह रहे थे, आगे बढ़ो जायंट लिजर्ड और हरा दो इस लड़की को। असल में उन लोगों ने अपना सारा पैसा जायंट लिजर्ड के ऊपर लगा दिया था, इसलिए वो लोग वहाँ पे पागलों की तरह उसे सपोर्ट कर रहे थे। जबकि उस जायंट लिजर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर तो चाओ फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो बस वहाँ पे हल्का सही जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर देती है, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इस कमजोर लड़की ने जायंट लिजर्ड के अटैक को डॉज कर दिया? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। पर अभी वो लोग वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि चाओ फेंग पीछे से ही वहाँ पे उस जायंट लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर तो ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोग उसे वहाँ पे संभलने के लिए कहने लगे थे। वहीं वो जायंट लिजर्ड भी वहाँ पे चाओ फेंग के अटैक को डॉज करते हुए दीवारों के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ भागने लगा था और इसी तरह देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम से ही वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन चाओ फेंग तो वहाँ पे पलक झपकते ही बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर देती है और वो उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधा वहाँ पे उसके ऊपर ही आके खड़ी हो गई थी और बहुत ही कूल तरीके के साथ उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ पे नीचे उतर जाती है, जो देखकर जायंट लिजर्ड दोबारा वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब की बात जैसे ही जायंट लिजर्ड वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर हमला करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उसका खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट में ही बेचारा जायंट लिजर्ड वहाँ पे मारा गया था, जिसके चलते वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि जायंट लिजर्ड मारा जा चुका है, यानी कि इस फाइट को इस लड़की चाओ फेंग ने जीत लिया है। जो देखकर तो किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या जायंट लिजर्ड इस कमजोर लड़की के हाथों से मारा गया? लेकिन ये तो 35 से भी ज्यादा फाइट्स को एक साथ जीत चुका था, तो फिर अब ये यहाँ पे नई आने वाली एक कमजोर लड़की के हाथों से कैसे हार गया? जिस पे एक दूसरा पर्सन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर जायंट लिजर्ड जैसा इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक ही झटके में कैसे हार गया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जबकि हम देखते हैं कि उनकी हार के सारे पैसे वहाँ पे मिस चू को मिल चुके थे, जिसके चलते मिस चू तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी सारे सट्टेबाज वहाँ पे अपना पैसा गवा चुके थे। लेकिन अभी तक भी वहाँ पे उनका जुआ खेलने की हिम्मत खत्म नहीं हुई थी। वो वहाँ पे अपने पॉकेट्स की तलाशी लेते हुए पैसे ढूंढने लगे थे, जो देखकर मिस चू वहाँ पे उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी तक भी जुआ खेलना चाहते होंगे और आप सभी के पास पैसे खत्म हो चुके होंगे, पर आप चिंता मत कीजिए, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मुझसे पैसे उधार ले सकते हैं। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उन सभी लोगों को पैसे उधार देने लगी थी। और सट्टेबाजों का तो आपको पता ही है, उन्हें हर बार ही लगता है कि वो अपनी इस वाली बाजी में सब कुछ जीत लेंगे, इसलिए वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ भी पैसे उधार लेने लगे थे। जो देखकर तो मिस चू वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, अब इस सिटी के अंदर कुछ मजा आ रहा है, इन सभी लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देकर मैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमाल की निकली। मैं आज यहाँ पे एक ही दिन में इतना ज्यादा पैसा कमा लेने वाली हूँ कि उसके बाद तो मुझे पूरी लाइफ पैसों की कमी नहीं पड़ने वाली। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर चाओ फेंग को एक साथ और भी काफी सारे लोगों ने वहाँ पे चैलेंज कर दिया था। जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को समन करते हुए उन सभी लोगों से कहती है कि मेरे पास एक ही करके तुम सभी लोगों के साथ फाइट करने का समय नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए मेरे ऊपर हमला करो। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे रेडी हो चुके थे। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे रेडी होते हैं तो चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे हरा दिया था। इवन हम देखते हैं कि चाओ फेंग के उस खतरनाक अटैक की वजह से वो पूरा का पूरा मार्शल अरीना भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा था। और उस खतरनाक अटैक से मिस चू को वहाँ पे बचाने के लिए हाउजिया ने सामने आते हुए वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा लिया था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।